So today we'll be doing disclosure of accounting policies. Now ये कौन सी accounting policies है? The banks, I have just underlined it. The banks should disclose the accounting policies regarding the key areas of operation at one place along with the notes on accounting in the financial statements. यानी जब एक बैंकिंग कंपनी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है तो उन्होंने नीचे साथ में अटैच करना होता है नोट्स ऑन अकाउंटिंग. नोट्स मींस उन्होंने कौन से रूल्स फॉलो किए, कौन सी पॉलिसीज फॉलो करी और फिर ये ट्रांजेक्शन करी. ये जो रूल्स, ये जो भी पॉलिसीज उन्होंने फॉलो करी हैं, दे हैव टू डिस्क्लोज. और ये पॉलिसीज फ्रेम की गई हैं बाय द आरबीआई अंडर सर्कुलर नंबर DBOD.BP.BC.91/C 686/98/1 91 of the RBI issued to the chief executive of all the scheduled commercial banks. यानी commercial banks ने सब ने ये पॉलिसीज को मानना है. एंड आरबीआई हैज आल्सो इशूड अ स्पेसिमेन इन व्हिच अकाउंटिंग पॉलिसीज में बी डिस्क्लोज. फॉर्मेट भी दिया है आरबीआई ने कि किस तरह से पॉलिसीज डिस्क्लोज करनी है. जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बैलेंस शीट का भी फॉर्मेट प्रोवाइडेड है, प्रॉफिट एंड लॉस का भी फॉर्मेट प्रोवाइडेड है. तो अकाउंटिंग पॉलिसीज कैसे डिस्क्लोज करनी है, ये भी फॉर्मेट आरबीआई ने प्रिस्क्राइब करा है. So specimen indicates broadly the areas where the accounting policies followed by each bank should be disclosed, and the bank can make necessary modification to suit the individual needs. So each bank has to fill up this specimen, as you can see on the screen, specimen form of the accounting policies. तो सबसे पहले वो डिस्क्लोज करेंगे प्रिंसिपल अकाउंटिंग पॉलिसीज जो उन्होंने फॉलो करी है. फर्स्ट जनरल कैटेगरी में अकम्पनिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो भी बैंकिंग कंपनी प्रिपेयर करेगी वो हिस्टोरिकल डाटा, हिस्टोरिकल कॉस्ट बेसिस पे प्रिपेयर करेगी. एंड दे विल कंफर्म दैट स्टैट्यूटरी प्रोविजंस एंड प्रैक्टिसेस फॉलो की गई हैं. सो सबसे पहले पॉइंट में वो स्पेसिमेन में ये डिक्लेयर करेंगे कि जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उन्होंने ट्रांजैक्शन करी है वो हिस्टोरिकल कॉस्ट बेसिस पे रिकॉर्ड करी है. सेकेंडली ट्रांजैक्शंस व्हिच इन्वॉल्व फॉरेन एक्सचेंज. इसके कुछ रूल्स हैं, 3 रूल्स. मॉनेटरी एसेट्स एंड लायबिलिटीज जो कि ट्रांसलेट की गई हैं एक्सचेंज, वो ट्रांसलेट की जाएंगी एट द प्रिवेलिंग एक्सचेंज रेट एट द एंड ऑफ द ईयर. क्लोज ऑफ द ईयर मींस एंड ऑफ द ईयर. लेकिन जो नॉन मॉनेटरी एसेट्स हैं वो बुक्स में हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड की जाती है. सेकंड रूल, इनकम एंड एक्सपेंडिचर आइटम इन रिस्पेक्ट ऑफ इंडियन ब्रांचेस हैज बीन ट्रांसलेटेड. जो इंडियन ब्रांच की इनकम एंड एक्सपेंडिचर है वो एक्सचेंज रेट जो प्रिवेल हो रहा होता है उस पे रिकॉर्ड की जाती है. लेकिन जो ओवरसीज ब्रांचेस होती हैं, जो अब्रॉड की ब्रांचेस होती हैं, उसमें एक्सचेंज रेट जो उनका प्रिवेल हो रहा होता है एट द एंड ऑफ द ईयर, उस रेट पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड किया जाता है. थर्ड, प्रॉफिट एंड लॉस ऑन पेंडिंग फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स हैज बीन अकाउंटिंग फॉर. कौन सा प्रॉफिट एंड लॉस इस ईयर का है, कौन सा कैरी फॉरवर्ड है या पेंडिंग है जो हमें नेक्स्ट ईयर रिसीव होना है, ये सारी चीजें भी डिस्क्लोज की जाती हैं. थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इन्वेस्टमेंट्स. इसके भी 3 रूल्स हैं. Investments in government and other approved securities in India are valued at lower of cost or market value. यानी मार्केट वैल्यू से कम पे वो वैल्यू की जाती है. लेकिन इन्वेस्टमेंट अगर सब्सिडरी कंपनीज में हुई है तो इसको हिस्टोरिकल कॉस्ट बेसिस पे दिखाया जाता है. और इसके अलावा जितने भी इन्वेस्टमेंट्स हैं वो भी लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर सूट्स उस पे वैल्यू की जाती है. फोर्थ कैटेगरी इज बैंक ने जो एडवांसेस दे रखे हैं उस एडवांसेस के बहुत सारे रूल हैं. फर्स्ट इज प्रोविजन फॉर डाउटफुल एडवांसेस. जो एडवांस बैंक ने दिया लेकिन वो डाउटफुल है तो बैंक को वो आइडेंटिफाई करना और उसके बारे में डिस्क्लोज करना बहुत ज्यादा जरूरी है. कौन सा एडवांस गारंटी एडवांस है ये भी बताना जरूरी है. गारंटी बाय डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट कॉर्पोरेशन, एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉर्पोरेशन एंड सिमिलर. किसी स्टैट्यूटरी बॉडी ने अगर उसको गारंटी कर रखा है फिर बैंक को टेंशन नहीं होगी, क्योंकि अगर वो डाउटफुल है और पेमेंट नहीं आती तो ये गारंटर्स पे करते हैं. सेकंड इज इन रिस्पेक्ट ऑफ जनरल एडवांस एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल एडवांस द इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड आरबीआई. इसके अलावा यानी कुछ एडवांसेस तो होते हैं वो गारंटीड हैं बाय दीज स्टैट्यूटरी बॉडीज, लेकिन कई होते हैं जनरल एडवांसेस. जनरल एडवांसेस मींस बैंक पर्सनल लोन देता है, अदर लोन्स देता है अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, लेकिन वो गारंटी नहीं होती है उनकी. तो ऐसे एडवांसेस के लिए सबसे ज्यादा बैंक टेंशन में होता है कि अगर ये डाउटफुल हो गए तो इनका प्रोविजन बनाना जरूरी है. Then next is second category, provision in respect of doubtful advance that have been deducted from advances to the extent necessary. यानी जितने भी doubtful advances हैं उनको अब हम शो कैसे करते हैं, other liabilities and provision में शो करते हैं. और ये आपको क्लियर हो जाएगा जब हम प्रैक्टिकल करेंगे.
देन एक प्रोविजन जो भी हम बनाते हैं डाउटफुल डेट्स का, एडवांसेस का, ये हम ग्रॉस बेसिस पे बनाते हैं हमेशा. टैक्स रिलीफ विच विल बी अवेलेबल व्हेन द एडवांस इज रिटन और विल बी काउंटेड फॉर इन द ईयर रिटर्न ऑफ. टैक्स रिलीफ अगर कोई हमें मिलता है तो वो उस साल रिकॉर्ड किया जाता है जिस साल में उसको राइट ऑफ होता है. अभी के लिए सिर्फ इतना कि प्रोविजन हम हमेशा ग्रॉस वैल्यू पे क्रिएट करते हैं. नेक्स्ट फिक्स एसेट्स का रूल क्या है. Premises and other fixed assets have been accounted और वो historical cost पे रिकॉर्ड किए जाते हैं. Premises which have been revalued are accounted for at the values determined on the basis of such revaluation made by professional values. Profit arising or revaluation has to be credited to capital reserve. Normally जितने भी fixed assets यानी premises हैं उनको हम historical cost पे दिखाते हैं, लेकिन अगर banking company ने उन premises की revaluation करवाई है तो revaluation कोई professional agency ही करेगी, और अगर revaluation के बाद कोई profit arise हुआ है तो वो capital reserve में दिखाया जाएगा. Second, depreciation has to be provided on the straight line method या फिर diminishing balance method. ये दो मेथड यूज होते हैं depreciation दिखाने के लिए. In respect of the revalued asset, depreciation is provided for on the revalued figure. अगर तो asset revaluate किए गए हैं तो फिर depreciation किस पे लगाई जाएगी? Depreciation फिर revalued figure पे लगाई जाएगी, ना कि historical cost पे. तो that amount must be equal to the additional. कुछ भी additional depreciation अगर लगता है, it is transferred to the capital reserve या general reserve या profit and loss, किसी में भी ये depreciation की value transfer हो सकती है. Then regarding the staff benefits, provision for gratuity pension fund to staff has been made on the accrual या cash basis. ये बैंकिंग कंपनी की मर्जी है, जो भी उन्होंने प्रोविजन क्रिएट करना है अपने एम्प्लॉइज के लिए, उनके लिए पेंशन फंड क्रिएट करना है, ग्रेचुटी क्रिएट करनी है, कोई भी सेपरेट फंड इसका क्रिएट करना है, या तो वो एक्रूअल बेसिस पे भी क्रिएट कर सकते हैं या कैश बेसिस पे भी. नाउ नेट प्रॉफिट शो करने का रूल क्या है. द नेट प्रॉफिट डिस्क्लोज इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. आफ्टर ये सारी चीजें नेट प्रॉफिट बैंकिंग कंपनी डिस्क्लोज करेगी. दे हैव टू मेक अ प्रोविजन फॉर टैक्स, provision for doubtful advances. They have to make adjustments for the current investments also, transfer to any contingency fund अगर उनका रूल है, other necessary provisions या usual provisions या contingency fund अगर कोई create किया गया है तो वो other liabilities and provisions में दिखाया जाएगा. Now next, वो कौन सी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड अगर हमने बैंकिंग कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है. दैट इज मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस. तो लोन जब दिया जाता है वो दो तरह के हो सकते हैं, एट कॉल या एट शॉर्ट नोटिस. ये टेम्पररी लोन है गिवन बाय वन बैंक टू अनदर और स्टॉक ब्रोकर्स. यूजुअली जब एक बैंक को टेम्पररी टाइम पीरियड के लिए कुछ पैसों की जरूरत पड़ी है तो वो दूसरे बैंक से वेरी शॉर्ट पीरियड के लिए शॉर्ट नोटिस पे लोन ले लेता है, या फिर एट कॉल. एट कॉल मींस ये नॉर्मली 24 आवर्स के लिए वो लोन लेते हैं, एक दिन के लिए, 48 आवर्स के लिए. तो अंडर दिस एग्रीमेंट मनी इज लेंट फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड, यूजुअली 3 days, 2 to 3 days, मैक्सिमम ये सिर्फ जा सकता है 31 days के लिए. मनी एट कॉल इज दैट लोन विच द बोरोवर कैन बी कॉल्ड अपॉन टू रीपे बाय सर्विंग अ 24 hour नोटिस. जो मैं अभी कह रही थी कि मनी एट कॉल बहुत ही वेरी शॉर्ट पीरियड के लिए, नॉर्मली बैंक 24 घंटे का अगर दूसरे बैंक से लोन लेता है. In case of money at short notice, at least 3 days notice is to be given. तो दोनों में डिफरेंस क्या है. मनी एट कॉल इसमें 24 घंटे का नोटिस देके दूसरा बैंक अपने पैसे वापस मांग सकता है, लेकिन शॉर्ट नोटिस के केस में एक बैंक अपने पैसे 3 days के शॉर्ट नोटिस पे अपने पैसे वापस मांग सकता है. तो ये एक प्रोविजन सिर्फ कमर्शियल बैंक्स के लिए बनाई गई है. नेक्स्ट इज एडवांसेस. एडवांसेस इंक्लूड्स जो बैंक लोन देती है, कैश क्रेडिट ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देती है, बिल भी डिस्काउंट करती है. इनके सबके बारे में यू हैव ऑलरेडी read in your first semesters as well as +2 कि लोन किसे कहते हैं, कैश क्रेडिट क्या है, ओवरड्राफ्ट मतलब ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जो बैंक देती है अपने कस्टमर्स को, अपने अकाउंट में जो बैलेंस है ही नहीं रहता तो वो विड्रॉ कर सकते हैं. कैश क्रेडिट जो है इट्स अ काइंड ऑफ लोन और फैसिलिटी विच इज ग्रांटेड ऑन हाइपोथिकेशन और प्लेज ऑफ द स्टॉक. जो मूवेबल स्टॉक गिरवी रखकर जो कैश क्रेडिट बैंक देता है उसको हम क्रेडिट जो लोन देता है बैंक उसको हम कैश क्रेडिट कहते हैं, और इस पे इंटरेस्ट यूजुअली हायर होता है एज कंपेयर टू द अदर लोन्स, क्योंकि ये मूवेबल थिंग्स पे लोन दिया जाता है, उसको हम कैश क्रेडिट कहते हैं.
नाउ डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स, ये एक अनदर प्रोविजन है जिसमें बैंक बिल्स को डिस्काउंट करता है। मान लो मेरे पास एक बिल है जिसपे मुझे पेमेंट 3 महीने के बाद आनी है, तो मुझे आज पैसों की जरूरत है, वो मैं बैंक के पास डिस्काउंट करा लूंगी। 5000 का बिल था, मैंने आज बैंक से डिस्काउंट कराया, तो वो मुझे 5000 पूरे नहीं देंगे, उन्होंने 10% अपनी कमीशन चार्ज करके 5% काट के मुझे 4500 दे दिया, और जब वो ड्यू डेट आएगी तो वो 5000 कलेक्ट कर लेंगे। तो दिस इज हाउ वो बिल ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंट करके बैंक भी अपनी अर्निंग्स करती है।